समस्त छात्र छात्राओं, आपका अपने इस जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं संस्कृत का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है प्रत्यय। और पिछले वीडियो में हमने आपको संस्कृत का प्रत्यय भाग 1 दिया था और आज संस्कृत के प्रत्यय का भाग 2 ये हम आप लोगों को देंगे और आप बड़ी सावधानी पूर्वक हमारे साथ इसको समझते चलेंगे। और यहाँ से छात्रों, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों में ही प्रश्न आता है और आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, नहीं तो आप गलतियाँ कर बैठते हैं। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, जिनको मैं आपको अवगत कराता चलूँगा और आप उसके माध्यम से इस प्रत्यय के टॉपिक को समझते चलेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो 3 प्रत्यय पिछले वीडियो में हमने दिया था। आज हम आपको संस्कृत का चौथा प्रत्यय, जिसका नाम है लेप, ये है लेप प्रत्यय। अब आप ध्यान से देखिए कि लेप प्रत्यय ये क्या है। संस्कृत का एक प्रत्यय है और जिसमें आप जब बनाते हैं इसको तो देखते क्या है, क्या मिलता है आपको। इसमें ये जो है या शेष रहता है, या बाकी आपका आधा ल है और आधा प, ये दोनों जो है यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। यानी आधा ल और ये आधा प, ये आपका दिख रहा है, ये और आधा प। मित्रों, जब हम शब्द को मिलाते हैं तो ये आधा ल और आधा प का लोप हो जाता है। शेष क्या बचा? शेष बच रहा है य। तो अब आप जानिए कि इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिन धातुओं के पहले अ मीन्स भी नहीं और अन मीन्स भी नहीं होता है। यानी अ मीन्स नहीं और दूसरा है अन मीन्स भी क्या होता है? नहीं। तो मित्रों, जिस जगह पे आप देखेंगे कि धातु के पहले अ और अन ये उपसर्ग ना हो, यानी कोई नकारात्मक उपसर्ग जिन धातुओं के पहले न लगा हुआ हो, तो वहाँ पर कर के अर्थ में, किस अर्थ में? कर के, यानी कर के अर्थ में इस लेप प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। यानी पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए कर के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जब आधा शब्द से आधा ल और आधा प लुप्त हो गया, तो फिर उसके बाद मिल करके इस प्रत्यय से हमें कोई शब्द बनता है। तो जो शब्द बनता है आप वहाँ देखेंगे कि वो शब्द क्या हो जाता है? अव्यय। छात्रों, हमने आपको अव्यय भी बताया था। अव्यय का मतलब ये होता है कि ऐसा पद जिनका किसी लिंग, विभक्ति, कारक, काल, वचन, पुरुष इत्यादि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो वह अव्यय कहा जाता है। पुनः आप एक बार ध्यान से देखें कि जिन धातुओं के पहले नकारात्मक उपसर्ग यानी अ और अन ये ना लगे हों और कर के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए कर के अर्थ में इस प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, तो होता क्या है? आधा ल और आधा प की इत संज्ञा हो जाती है, यानी ये लुप्त हो जाते हैं और यह शेष रहता है। तो वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए छात्रों, ये आपका धातु है द और इसके पहले कोई न कोई उपसर्ग लगा होगा। प्रधातु है और ये प्र उपसर्ग है, धातु द है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं कौन? लेप। लेप प्रत्यय हमने जोड़ा, तो ऐसी कंडीशन में हमने आपसे बताया कि आधा ल और आधा प लुप्त हो जाता है।
अब बचा क्या? य। तो जब हम मिला करके शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द हो गया प्रदाय। क्यों? क्योंकि आधा ल और प लुप्त हो गया, इसकी इत संज्ञा हो गई, और ये प्र उपसर्ग धातु है द, इसमें हमने जोड़ा, यहां से यह ले लिया तो शब्द हमारा हो गया प्रदाय, जिसका मतलब होता है कि प्रदाय मीन्स देकर, देकर। अब हमने बताया आपसे कि कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है ये। अब ये शब्द आप देखिए जो हमें मिल गया, ये यानी उपसर्ग धातु प्रत्यय से निर्मित होकर के जो शब्द मिला प्रदाय, यह क्या हो गया? अव्यय हो गया, यानी इसका अब कहीं भी हम ले जाएं तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन छात्रों, इस प्रत्यय के जोड़ने के अलग अलग रूल्स हैं, जिसके आधार पर हम जोड़ेंगे तब जाकर के सही रूप हमें मिलेगा। तो इसका देखिए पहला नियम है, यानी लेप प्रत्यय जोड़ने का नियम फर्स्ट, यानी आप ये जानिए कि जब धातु के अंत में आ ई उ, धातु के अंत में आ ई उ, तीन शब्द दिखा, ये कौन कौन? आ ई उ, इसमें से कोई स्वर हो, तीनों कौन हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। आ ई उ में से कोई स्वर हो तो वहां पर जब प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो या शेष रहता है, लेप प्रत्यय का या शेष रहता है, आधा ला और प लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई न कोई धातु लगी होगी, पहले उपसर्ग आएगा, अब इसके साथ कोई न कोई यहाँ धातु आएगी, उपसर्ग हो गया, धातु हो गया, प्रत्यय हो गया, और अब आप यहाँ देखिए इससे कोई न कोई शब्द निर्मित होगा। तो यहाँ जो निर्मित शब्द हमें मिलके बनेगा, देखिए कैसे बनता है। जैसे हमारा शब्द है वी, उपसर्ग है और नी धातु है, इसके साथ जब हमने लेप प्रत्यय जोड़ा, लेप, तो यहाँ पर छात्रों आप देखिए आधा ल और ये आधा प, ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, बचा क्या? यह बचा। तो जब हम यहाँ से उपसर्ग और धातु को जोड़े तो विनी और या यहाँ से ले लिया तो बन गया ये विनीय। अब ऐसे शब्द देता है कि बताइए विनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब छात्रों अगर कहीं विनीय की बात आती है, विनीय मीन्स का हुआ, तो इसका अर्थ आता है शिक्षित करके, शिक्षित करके। अब आप देखिए करके अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उसके बाद पुनः आप देखिए दूसरा हम उपसर्ग और धातु जोड़ के दिखाते हैं। जैसे हमारा शब्द है, उपसर्ग है अनु और भू धातु है, ये आप देखें ध्यान से, अनु उपसर्ग है, धातु भू है। अब यहाँ लेप प्रत्यय जोड़ेंगे जब इसके साथ लेप, तो छात्रों अब देखिए आप, ये अनु यहाँ से ले लिया, ये भू क्या है? धातु है, और प यहाँ से ले लिया तो शब्द हो गया क्या? अनुभूय। अब ऐसे कहता है कि अनुभूय में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपका आंसर होगा लेप प्रत्यय लगा हुआ है। या अगला देखिए, आ उपसर्ग है, नी धातु है और इसके साथ हमने लेप प्रत्यय जोड़ा, तो अब यहाँ आधा लापा लुप्त हुआ। अब शब्द जब हम जोड़े तो हमारा बन गया आनीय। अब ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। अब यहाँ क्वेश्चन उठाता है कि आनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो छात्रों आपका आंसर होगा आनीय में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आपको दूसरा रूल्स मैं दिखाता हूँ, नियम नंबर 2, जो कि इससे एकदम भिन्न है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। मैं अगला नियम बताता हूँ, किसका? लेप प्रत्यय का दूसरा नियम। छात्रों देखिए इसमें क्या होता है, यानी नियम ये कहता है कि जब धातु के अंत में अ, ई, उ, ये
3 स्वर। धातु के अंत में आ ई उ आया हो तो जब इसमें हम लेप प्रत्यय जोड़ते हैं, लेप, तो अभी हमने आपसे कहा कि यह शेष रहता है, लेकिन यहाँ रूल्स है, ये कहता है कि यह नहीं, त्य शेष रहेगा। यहाँ पर क्या शेष रहेगा? त्य। यानी जब धातु के अंत में अ ई उ इसमें से कोई स्वर हो तो वहाँ पर लेप का त्य शेष रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे वि उपसर्ग है और चि धातु है और इसके साथ हम लेप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आपसे बात किया कि त्य शेष रहेगा। ऐसी कंडीशन में हो गया विचित्य। अब देखिए यहाँ क्या जुड़ा? लेप प्रत्यय का यहाँ त्य जुड़ा। तो विचित्य शब्द में कहीं भी बात आती है कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप ये नहीं कह देंगे कि त्य प्रत्यय लगा है। यहाँ क्या लगा है? लेप प्रत्यय लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ई उपसर्ग है और ची धातु है, तो ऐसी कंडीशन में हमने आपसे अभी चर्चा किया है कि क्या इस प्रत्यय में यहाँ पर लेप में त्य शेष रहेगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये अप उपसर्ग है और क्री धातु है और इसमें हम लेप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ लेप का य नहीं शेष रहेगा, आधा त और यह जुड़ेगा तो शब्द हो जाएगा अपकृत्य। ऐसी कंडीशन में अपकृत्य में प्रत्यय क्या हो गया? अपकृत्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है। क्यों? कि जिस धातु के अंत में अ ई उ, अब यहां पर देख लीजिए ये धातु है, ई आया, ऐसी कंडीशन में यह शेष न रह करके क्या शेष रहना है? त्य शेष रहना है। तो अपकृत्य में क्या हो गया? लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला नियम देखिए, अगला नियम ये है नियम नंबर 3। ध्यान से देखिए, यहाँ भी स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ कैसे लेप प्रत्यय जुड़ेगा ध्यान दें आप कि तीसरा नियम ये है, जब धातु के अंत में, कहाँ? धातु के अंत में छात्रों क्या हो? आधा म और न, आधा म हो और न हो, ऐसी कंडीशन में कोई उपसर्ग भी रहेगा तो यहाँ भी जो है क्या जुड़ना है? लेप प्रत्यय का त्य ही शेष रहेगा। यानी लेप प्रत्यय का त्य शेष रहेगा, त्य बढ़ जाएगा। उदाहरण आप देखिए, जैसे नी वो नी आपका उपसर्ग है, ना पे छोटी की मात्रा हो गया नी, ये उपसर्ग, और हन धातु है, हन धातु। तो हमने आपसे अभी कहा है कि जब धातु के अंत में आधा म और आधा ना हो, उसके पहले कोई उपसर्ग लगा हो, ऐसी कंडीशन में लेप का त्य शेष रहता है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ? लेप प्रत्यय के साथ। अब ऐसी कंडीशन में ये त्य देगी तो यहाँ जो हम शब्द बनाएंगे हो जाएगा निहत्य। अब यहाँ देखिए लेप प्रत्यय का यह ना जुड़ करके आपको ध्यान देना है क्या जुड़ा है? त्य जुड़ा है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा शब्द है अनुपसर्ग है, ये ध्यान देंगे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपटीशन में, और गम धातु है, इसमें लेप प्रत्यय जब जुड़ रही है, ऐसी कंडीशन में त्य शेष रहेगा लेप का, तो शब्द जब हम जोड़ के बनाएंगे तो हो गया अनुगत्य। अब अनुगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अनुगत्य शब्द में लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसका नाम है अगला प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। कौन सा छात्रों? 5वां प्रत्यय। इसको भी आप ध्यान से देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये भी कंपटीशन में उठाया है। तो आप अब अगले प्रत्यय को समझेंगे, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। 5वां प्रत्यय है जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय।
ये पांचवा है तुमुन प्रत्यय। ध्यान दीजिए, तुमुन प्रत्यय। अब इसमें देखिए क्या शेष रहता है, यानी पहले सबसे पहले आप ये जाने कि ये क्या है, संस्कृत का प्रत्यय है और इसमें तुम शेष रहता है। तुम यानी न ये लुप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, जहां भी ये जुड़ेगी वो तुम शेष रहना है। अब इसकी परिभाषा आप जानिए, लगा दिएगा ये कहाँ, यानी जिस क्रिया के होने के लिए, यानी जिस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है तो वहां पर तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसमें उ, तू, ऊ हो गया और ये ना आपको दिख रहा है, ऊ और ये आधा ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और तुम शब्द जो है शेष रहता है। और इसका प्रयोग हेतु, हेतु मीन्स कोई जाने सब लोग, हेतु मीन्स होता है कारण, तो इसका प्रयोग हेतुवाचक शब्दों के लिए किया जाता है। अब आपको हम दिखा रहे हैं धातु, धातु हो गया और आपका प्रत्यय हो गया और निर्मित शब्द हो गया। धातु, प्रत्यय, निर्मित शब्द। देखिए कैसे बनेगा, यानी यहां आपको इतना ध्यान देना है कि तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा और ऊ, आधा ना, ये दोनों क्या नाम है, वर्ण लुप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, जैसे गम धातु है, धातु कौन सी है, गम, और इसमें हम तुमुन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। अब आप देखिए यहां तुम शेष रहना है तो शब्द हो गया हमारा गंतुम, गंतुम। अब गंतुम में कहता है कि बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। या अगला हमारा शब्द है भू धातु है, ये देखिए धातु है भू और यहाँ तुमुन प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी ऊ और आधा न लुप्त होना है। ऐसी कंडीशन में शब्द हमारा बनेगा भवितुम, भवितुम। अब भवितुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तुरंत आप बोलेंगे कि तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। एक और आपके जो टेट में आया हुआ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, पठ धातु है, ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था, पठ धातु और तुमुन प्रत्यय यहां हम जोड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब शब्द हमारा बनेगा तो बना हुआ शब्द क्या मिल गया, पठितुम, पठितुम। अब ये पठितुम का मतलब हो गया क्या, पढ़ने के लिए। भू धातु से भवितुम बनाया है, इसकी अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है होने के लिए। उसके बाद एक और देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में उठा भी है, आप देखें जैसे प्रक्ष है, प्रक्ष धातु तुमुन प्रत्यय यहां जोड़ रहे हैं। अब बहुत बार ये क्वेश्चन उठा भी है, अब आप जानिए क्या बनेगा, तो यहां प्रष्टुम, प्रष्टुम, प्रष्टुम का मतलब होता है पूछने के लिए। तो यहां जब भी आपका क्वेश्चन बने कि प्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो तुरंत आपका आंसर होना चाहिए कि तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। एक शब्द और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं। जैसे हमारा धातु है लब्ध, लब्ध, और ये आप देखें तुमुन प्रत्यय जब भी जोड़ रहे हैं तो छात्रों जैसे प्रष्टुम यहां बना उसी प्रकार से शब्द हो गया क्या, लब्धुम, लब्धुम। लब्धुम का मतलब होता है पाने के लिए। इसको आप इंपॉर्टेंट अपने कॉपी में लगा लेंगे, क्या है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए।
तो ये आपका क्या बन गया, तुमुन प्रत्यय हो गया। उसके बाद अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तव्यत प्रत्यय। आपका छठा प्रत्यय हम आपको दिखाएंगे तव्यत प्रत्यय। ध्यान दीजिए क्या है तव्यत प्रत्यय। ये भी एक संस्कृत का प्रत्यय है जिसमें आप देखेंगे कि तव्य शेष रहेगा और ये आधा त लुप्त हो जाता है, यानी इसमें तव्य शेष रहता है। ये आप जाने तव्य शेष रहता है, सबसे पहली बात ये। उसके बाद जानिए कि ये प्रत्यय लगता कहाँ पर है। कहने का मतलब कि यह प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चाहिए, और जब शब्दों में जोड़ा जाएगा, धातु में जोड़ा जाएगा तो होगा क्या, आधा त लुप्त हो जाएगा और तव्य शेष रहेगा। इतना क्लियर है, चाहिए के अर्थ में यह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम देखते हैं कि कर्मवाच्य या भाववाच्य में भी होता है, यानी कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे कि संस्कृत के 3 लिंग हैं, तीनों लिंगों में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कितने लिंग हैं? 3 लिंग। ये आपको ध्यान रहे कि संस्कृत में जेंडर की जब भी बात करेगा तो आपका आंसर होगा 3 लिंग होते हैं, जबकि इसके विपरीत हमने आपसे बताया है पिछले वीडियो में कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। यहाँ 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो आपको मैं ये जोड़ करके प्रत्यय दिखा रहा हूँ। धातु है, प्रत्यय है, ये देखिए आपका ऐसे बनेगा धातु प्रत्यय। उसके बाद तीनों लिंगों में इसका आप रूप देखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये हो गया आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ध्यान दें छात्रों, तीनों लिंगों में जैसे पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको, उसी प्रकार से इसके रूप, किसके, तव्यत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। जैसे पठ धातु है और ये आपकी धातु हो गई पठ, और इसमें हम जोड़ते क्या हैं, तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो यहाँ शब्द बनेगा पठितव्यः, पुल्लिंग क्या हो गया, पठितव्यः। हमने कहा कि जो शब्द बन के आएगा उसका अर्थ क्या निकलेगा, चाहिए के अर्थ में, यानी पठितव्य का मतलब हो गया कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो यहाँ पठितव्या हो जाएगा, या जोड़ दें तो ये बन गया स्त्रीलिंग, पठितव्या। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में जब भी जाएंगे तो आप म बढ़ा देंगे, हो गया क्या, पठितव्यम। ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। तो जिस जेंडर में कहे उस जेंडर में आप इसके रूप को दिखा देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यही हुआ है कि पठितव्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका आंसर होगा तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिख धातु है, उसके बाद इसमें इसी तरह से तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ जब प्रत्यय जुड़ेगी तो ये शब्द हो जाएगा, जैसे पठितव्य आपने देखा तो यहाँ शब्द हो जाएगा लिखितव्यः, जिसका मतलब हो गया लिखना चाहिए। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जाएंगे तो आप या बनाएंगे, स्त्रीलिंग का रूप निकल गया लिखितव्या, और यहाँ जब नपुंसक लिंग में बढ़ेंगे तो हो जाएगा लिखितव्यम। ये छात्रों लिख का तीनों जेंडरों में ये रूप बन गया। उसके बाद एक और आप देख लीजिए, बार बार आया है, भू धातु है और तव्यत प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं। धातु कौन सी है, भू, अब प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तव्यत। अब देखिए पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा, कोई हमें बताएगा छात्र, कोई, देखिए मैं बता रहा हूं, भवितव्यः, भवितव्यः, और स्त्रीलिंग में यही हो जाएगा भवितव्या, भवितव्या।
और नपुंसक लिंग में हो जाएगा भवितव्यम, भवितव्यम। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये तव्यत प्रत्यय है। ये ध्यान रहे छात्रों, कभी कभी यही क्वेश्चन उठा दिया है, विकल्प में ऐसे दे देता है कि किस प्रत्यय का जब धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो तीनों जेंडरों में रूप बनता है, तो वहाँ भी आपका आंसर हो गया तव्यत में जो है तीनों जेंडरों में रूप बनते हैं, यानी तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। उसके बाद अगली प्रत्यय मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जिसका नाम है अनीयर प्रत्यय। 7वां प्रत्यय है अनीयर। ध्यान से देखिए, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके कंपटीशन में तव्यत या अनीयर में से कोई ना कोई पूछ लिया गया है। तो अब आप समझे अनीयर प्रत्यय, ये भी संस्कृत का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, यानी दोनों एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जुड़वा भाई हैं, यानी चाहे तव्यत का क्वेश्चन उठा लिया और चाहे अनीयर का उठा लिया, ऐसा कंपटीशन में बार बार हुआ है। चाहे अनीयर उठाया तो तव्यत छोड़ देगा और तव्यत को उठाया तो अनीयर छोड़ देता है। तो सबसे पहले आप जाने कि ये क्या है, अनीयर प्रत्यय है। इसमें आधार लुप्त हो जाता है और शेष क्या बचता है, अनीय, अनीय शेष रहता है। इतनी बात आपके दिमाग में सबसे पहले रहनी चाहिए। अनीय यानी आधार लुप्त हो जाएगा। अब आप देखें कि ये प्रत्यय को हम कैसे जोड़ते हैं, यानी अनीयर प्रत्यय का प्रयोग आप विधिलिंग लकार, किस लकार में, विधिलिंग, आप संस्कृत के लकार को जानते हैं तो उसी में एक लकार आपका आता है विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। और एक स्थिति यहाँ आती है विधिलिंग लकार का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि विधिलिंग लकार मीन्स चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब आप देखें कि ये धातु के पीछे जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर अनीय शेष रहता है और इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, यानी आधार लुप्त हो जाएगा, केवल अनीय शब्द शेष रहना है। अब आपको मैं दिखा दूं, धातु प्रत्यय ये होगी आपकी अलग अलग चीजें समझिए। धातु होगी प्लस प्रत्यय जुड़ेगा, उसके बाद पुल्लिंग में इसका रूप क्या बनेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हमने आपसे अभी बात किया है कि इसका भी तीनों लिंगों में रूप बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ध्यान से देख लीजिए, नपुंसक लिंग। अब आप देखिए, आपको धातु में मैं प्रत्यय जोड़ के दिखा रहा हूं। जैसे पठ धातु है और अनीयर प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, तो पठ धातु अनीयर प्रत्यय, ध्यान से देखें, अनीयर प्रत्यय है। तो जब इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा जो बना हुआ शब्द आएगा वो आएगा पठनीय, जिसका मतलब क्या हो गया, हमने अभी आपसे चर्चा किया कि किसमें प्रयुक्त होता है, चाहिए के अर्थ में। पठनीय का मतलब हो गया पढ़ना चाहिए, और स्त्रीलिंग में जब जाएंगे तो या बढ़ा देंगे तो हो गया क्या, पठनीया। और इसी आधार पे नपुंसक लिंग में पठनीयम, पठनीयम। ये तीनों जेंडरों में इसका रूप आपके सामने है। उसके बाद दूसरी धातु है दा, उसमें अनीयर प्रत्यय मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, दा धातु अनीयर प्रत्यय, अनीयर। उसके बाद जब ये जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में शब्द जो बनेगा उसका नाम होगा दानीय, दानीय। उसके बाद जब स्त्रीलिंग में चलेंगे तो हो जाएगा दानीया, और नपुंसक लिंग में जब बढ़ेंगे तो वहां हो जाएगा दानीयम। ये हो गया छात्रों दानीया कर दिया आपने, स्त्रीलिंग हो गया, और इसी को दानीयम कर दिया तो ये हो गया नपुंसक लिंग। अगली धातु देखिए उसमें कैसे जुड़ती है। जैसे क्री धातु है, इंपॉर्टेंट में है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए।
क्री धातु है और अनियर प्रत्यय मैं जोड़ रहा हूं। तो जब क्री धातु में अनियर प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो जो निर्मित शब्द होगा वो बनेगा करणीय। क्या बना? करणीय। करणीय का अर्थ क्या आया? करना चाहिए। करणीय मीन्स करना चाहिए। तो जो शब्द हमारा बना करणीय, करणीया, करणीया, और ये शब्द बना करणीयम। तो छात्रों, आप इस वीडियो को अगर दिक्कत होती है तो एक बार पुनः रिपीट करके आप देख लीजिएगा। और यहाँ से जो आज के वीडियो में हमने आपको प्रत्यय दिखाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन श्योर उठता है। 1 या 2 प्रश्न आपका, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। 1 या 2 प्रश्न, और हमने बहुत आसान शब्दों में कोशिश किया है कि आपके समझ में आ जाए। तो छात्रों, अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।